आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, यौम यकजहती कश्मीर पर हर पाकिस्तानी ये अहद करता है कि कश्मीरियों की जदोजहद में उनके शाना बशाना रहेंगे। इस यकजहती से आगे बढ़कर हम कश्मीरियों को आज़ादी का तोहफा कैसे दें और जुल्म की ये तवील रात ख़त्म करके अमन का उजाला देने की काविशों को मजीद तेज कैसे करें, इसी बहस से हम आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। उसके बाद बात होगी PDM की धमकियों और हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली की, कि आया इसमें कोई जान है भी या नहीं, और आखिर में जिक्र हर पाकिस्तानी पर बढ़ते कर्ज के बोझ का। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मेहमानों का तारुफ, हमारे 5 तजियाकार हमारे मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ हैं, मोना आलम, जुनैरा अजहर, मुबशिर बुखारी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। ये दिन मनाने का मकसद भारतीय फौज के मजालिम का शिकार कश्मीरी अवाम से इजहार हमदर्दी करना है। ये दिन इस अज़्म का भी इजहार है कि पूरी कौम कश्मीरियों के हक के खुद इरादे आवाज़ बुलंद करती रहेगी। हमारा सवाल तज्जियाकारों से ये है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को कैसे दुनिया के सामने एक बेहतर अंदाज में पेश कर सकता है। नासिर बेग चुगताई साहब। मेरा ख्याल ये है कि हमें पहले अपने गिरबारों में झांकना चाहिए कि हम कर जा रहे हैं। हम क्या कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हम कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे। आज जो कुछ भी हुआ मुजफ्फराबाद में, दोनों ग्रुपों ने जो तकरीर की वो मैं उनकी सीधी मजम्मत करता हूँ। मुजफ्फराबाद में तकरीर नहीं होनी चाहिए। LOC के करीब जहाँ पर मुजाहिदीन मौजूद हैं, जहाँ पर मजलूम मौजूद हैं, जहाँ कैद खाने भरे हुए हैं, जहाँ हुकूमत खानों में इस तरह का तशद्दुद हो रहा है जिसकी आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो हम याशी कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, मैं नारो नहीं दूंगा, तू इस्तीफा दे। जो इस तरह की बातें वहाँ खड़े होकर करने की थी। चले आप पार्लियामेंट को आपने बेतौकीर कर दिया था, फिर आपने पार्लियामेंट का किया पांचा कर दिया, लेकिन कश्मीर का तो ना करें भाई। आप कोई मोदी का यार था, कोई खुद कश्मीर से बेखबर था, सब इल्जामात हैं और ये इल्जामात आमतौर से होते हैं, रोज लगाते हैं आप एक दूसरे पर। कम से कम वहां भी जाकर इल्जामात लगाते आते हैं। ये पैगाम क्या दिया आपने? ये पैगाम ये दिया कि हम मुत्तहिद नहीं है। सुबह से मैं सुन रहा हूँ हम मुत्तहिद हैं, कश्मीर से मुत्तहिद हैं, सब किताबी बातें, सब किताबी बातें हैं। हम किसी बात पे मुत्तहिद नहीं है। हम इस बात पे मुत्तहिद नहीं है कि कश्मीर जो है वो हमारी शहरत है। हम कभी कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कभी कहते हैं हमारी शहरत है, कभी कहते हैं कि मोदी। आज फिर ऑफर की है हमने, आज फिर शाकिर जैतून ऑफर की है कि मोदी जो है वो वहां से हट जाए, हम बात करने को तैयार है। फिर हमने कहा है कि जंग ऑप्शन नहीं है। अरे भाई, जंग ऑप्शन नहीं है तो फिर फौज किस काम की है आपकी? क्यों फौज रखी हुई है आपने? जंग ऑप्शन है और जंग के बाद मुज़ाकरात ऑप्शन होते हैं। जंग के लिए तैयार है, मुज़ाकरात तैयारी करें। ठीक, यानी आप कहते हैं कि मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक प्रॉब्लम यह है कि हम मुत्तहिद नहीं होते, इत्तेफाक नहीं करते किसी एक बात पर। जनरल साहब, वज़ीर आज़म ने भी और हमारे आर्मी चीफ ने भी जब भी बात की हमेशा यही कहा कि हम हमेशा अमन के साथ इस मसले का हल चाहते हैं, लेकिन अमन की हमारी ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। आज भी वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर भारत एक कदम आगे बढ़ाएगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो पहला कदम क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो वजीर आजम जिस बात पे इशारा कर रहे हैं वो तो बुनियादी तौर पे मुज़ाकरात की बात है कि मुज़ाकरात शुरू हों। तो बात ये है कि ये सारी चीजें आप देखिए कि मुज़ाकरात की सिर्फ हम रट लगा के और भारत से तकाजा करते रहे, लेकिन वो अपने तौर पे कोई ना कोई बहाना लेके मुज़ाकरात से दूर रहे, उससे भागते रहे। मुज़ाकरात ना होना और फिर किसी और कोई आपका कोई और तरीका आजमाना ना, ये मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं। हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। इसमें पहली बात तो ये कि आप इस चीज पे अहमियत इस केस को कितनी देते हैं। अगर आप बहुत अहमियत देते हैं तो फिर अगर अफगानिस्तान के लिए आप एक अपना फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं तो कश्मीर तो उससे कहीं ज्यादा अहम है, उसके लिए फोकल पर्सन क्यों नहीं है? फिर ये कि कश्मीरियों का अपनी यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, हम जैसे आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट कहते हैं, उसमें जिस तरह के बेचारे
ऐसे लोग जिनकी तालीम भी कम है, ना वो जाके आपका केस अच्छी तरह लड़ सकते हैं। आपके सदर जो है वहां पे, वो और वजीर आजम, ये दोनों हर जगह जाते हैं और सदर बड़ी अच्छी तरह वहां पे इंग्लैंड वगैरह में जहां भी गए उन्होंने बड़ा अच्छा केस प्रेजेंट किया। लेकिन उनको एक टीम चाहिए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके साथ मशीर वगैरह मुकर्रर करें। फिर ये है कि आपने एक नक्शा दिया कश्मीर के बारे में, कहा कि जनाब ये इलीगल ऑक्यूपेशन है इसकी, हमने पाकिस्तान का नया नक्शा इशू किया, उस कश्मीर को हमने एक मुत्तहिद एक जगह दिखाई। अब आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जो कश्मीर था, ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे अब कोई असेंबली मौजूद नहीं है। हम क्यों नहीं इसी असेंबली को जो आजाद कश्मीर में है इसका इलेक्शन कमीशन ऐलान करे और पूरे कश्मीर के इलेक्शन, यानी यही रिप्रेजेंटेटिव असेंबली सारी कश्मीर के लिए बने, और जो बाहर के मुल्कों में इधर उधर कश्मीरी बैठे हुए हैं वो वोट भी दें, उनमें से आप लोगों को इलेक्ट भी करवाएं उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, और तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्लूडिंग हेल्ड कश्मीर ये आपके वेबसाइट पे होनी चाहिए, और उनकी पॉपुलेशन वगैरह, और ये एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और फिर इनको कोशिश करनी चाहिए, हमें, हमारी हुकूमत को, कि आजाद कश्मीर जो कश्मीर कहलाए और उसके आजाद चाहिए। ये सारी चीज जो है इसको इस तरह प्रोजेक्ट किया जाए कि चूंकि ये पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनको यूनाइटेड नेशन में कहीं ऑब्जर्वर का ही एक अगर स्टेटस दिलवाने के लिए भागदौड़ की जाए, इंडिया पे प्रेशर आएगा। हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। जो सिचुएशन बन चुकी है उससे अब हमें अपना तौर पे अपनी गेम चलानी चाहिए। हम एक ट्रेडिशनल रास्ता लेके चले हुए हैं जहां बात करते रहते हैं कि यूनाइटेड नेशन की करारदाद में और उस पर बातचीत वो नहीं हो रही। तो अब आपको अपने कुछ इकदाम आगे लेने चाहिए। उसके साथ साथ हमें वाजे कर देना चाहिए कि जंग ऑप्शन है। ये नहीं है कि आप बार बार यकीन दहानी दुनिया को कराते रहे कि जंग ऑप्शन नहीं है, उससे फिर एक गलत मैसेज आता है। जंग ऑप्शन है, जिहाद ऑप्शन है आपका। आप हर तरह की ऑप्शंस अपनी खुली रखें और ये दुनिया को बताएं कि जंग समेत तमाम ऑप्शंस खुली। मुज़ाकरात करना चाहते हैं करें, नहीं तो जंग भी हो सकती। ठीक है, आपने बहुत सारे सोल्यूशन की तरफ जाने वाले रास्ते जनरल साहब बताए। जुनैना, आपको क्या लगता है कि अगर टीम बिल्ड की जाए, जो जाहिर है ये अकेले बंदे का काम नहीं है, अगर दुनिया भर में हमें इस केस को मौसर अंदाज में पेश करना एक टीम की ज़रूरत होगी, वो टीम किस तरह से बिल्ड होगी, कैसे इस मामले को लेकर आगे बढ़ा जाएगा? और जनरल साहब ने जो पॉसिबिलिटीज़ बताई कि हमें ये करना चाहिए, वो तमाम रास्ते किस तरह से क्लियर होंगे, किस तरह से आसान होंगे गवर्नमेंट के लिए? देखिए सलमा, जनरल अमजद जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। इट्स नॉट कि आज इमरान खान को हम कहते हैं कि ही इज़ द एम्बेसडर ऑफ कश्मीरी वॉइस, तो बस वो इमरान खान ही हैं। उनके पीछे पूरा फॉरेन ऑफिस होना चाहिए। और मैं बहुत अफसोस से कहती हूँ कि फ़ॉरेन ऑफिस की मुझे वर्किंग जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आती। हमने सुना था शुरू में कि कश्मीर डेस्क लगाए जाएंगे हर एम्बेसी में, वो सिर्फ बात ही रह गई, अभी तक कोई ऐसा डेस्क तो नहीं कायम हुआ। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी ऑल इनकम्पसिंग होती है, फुल स्पेक्ट्रम पे उसका इम्पैक्ट आता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक दिन आ गया जब आपने जनरल असेंबली में खिताब करना है, या आज कश्मीर डे आ गया तो उस दिन सिर्फ उस एक पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आप शोर मचाएं या बहुत अच्छी तकरीर कर दें। ये कॉन्टीन्यूस वर्क होता है, टीम वर्क होता है। आप कॉन्टीन्यूस लॉबिंग कर रहे होते हैं जिस मुल्क में आपकी पोस्टिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल P5 है, यू हैव टू अंडरस्टैंड उन कंट्रीज़ के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या हैं, उनके साथ इन लाइन करते हुए अपनी पॉलिसी बनाना। और वो कोई एक पॉलिसी नहीं होती, सारी पॉलिसीज़, आपकी पॉलिटिकल पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सारा उसमें मर्ज करता है। और जब आप रेलिवेंट रहते हैं इन द वर्ल्ड ऑर्डर थ्रू योर लॉबिंग, थ्रू योर डिप्लोमेटिक टाइज, तो फिर आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता उस कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी जनरेट करते रहें, बातचीत करते रहें, प्रेशर बिल्ड करते रहें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते रहे। मुझे नहीं नज़र आता कि हमारे एम्बेसडर्स बाहर बैठ के कौन सी ऐसी एफर्ट कर रहे हैं, कौन से ऐसे कॉन्ग्रेगेशंस रेज कर रहे हैं जिससे ये पता चले कि कॉन्टिन्यूस काम हो रहा है इस इशू पे। ये जो एब्सेंस है इंटरनेशनल एरिना में, ये आपको एक तरीके से भुला देती है। दुनिया आपको याद नहीं रखती जब तक आप नॉक नहीं करते रहते। दिस इज़ वाई कि झूठ की बुनियाद पे इंडिया ने अपने आप को रेलिवेंट रखा हुआ है और हम एक साइड में खड़े हुए हैं। और जब एक दिन आता है जिसको हम कश्मीर डे कहते हैं, उस दिन हम इसके रेजोल्यूशन की बात करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फ़ॉरेन ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम है। मैं तो अभी तक जितना भी काम है वो ISPR से होते हुए देखती हूँ। अगर कोई गाना बन रहा है, कोई ड्रामा बन रहा है, कोई डोजियर जा रहा है, सब कुछ उधर से हो रहा है। मुझे सिविल फुटप्रिंट, गवर्नमेंट का फुटप्रिंट नज़र नहीं आता।
ठीक है मोना, जिस तरह अभी टीम वर्क की बात जनरल साहब ने भी की और इसी तरह से जुनैरा ने भी कहा कि आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत है। अब इस मसले को जब हमने दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है तो हमें पहले से मुख्तलिफ क्या करना होगा। इन्होंने कहा कि हम पहले सुनते थे कि हर फॉरेन ऑफिस में एक कश्मीर डेस्क होगा, लेकिन पिछली गवर्नमेंट में तो हमने ये भी सुना था कि एक डेलीगेशन होगा जो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर कश्मीर के मसले को प्रेजेंट करेगा, वो भी होता हुआ नजर नहीं आया। तो होता क्या है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो पुराना केस वहीं का वहीं रह जाता है, नए सिरे से केस पुटअप किया जाता है और फिर इतना वक्त लग जाता है कि एक नई गवर्नमेंट आ जाती है। बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, एक पार्लियामेंटेरियंस का वफ्द, सिर्फ आपके इस रिमार्क पर मैं ये बता रही हूँ कि वो एक गालिबन लास्ट गवर्नमेंट में क्रिएट हुआ था जो कि जाता था मुल्क मुल्क और उन्होंने कश्मीर के हवाले से तकारीर वगैरह की थी, लेकिन वही बात है कि बहुत नाकाफी है। बहुत ये स्कैटर्ड किस्म की एफर्ट्स हैं जो नजर आती हैं और ये बात भी दुरुस्त है कि अब उसकी कंटिन्यूटी भी हमें नजर नहीं आती। एक चीज करते हैं बिल्कुल, अभी जैसे जनरल साहब ने भी उसका तस्करा किया कि वो जो हमने एक मैप्स वगैरह शाया किए थे, नए नक्शे हमने पाकिस्तान के लॉन्च किए वगैरह वगैरह, उसके बाद लग रहा था कि अब एक बिल्कुल हम फुल थ्रॉटल में निकल जाएंगे। होना टेक्निकली यही चाहिए था, लेकिन फिर उसकी वही बात है कि कंटिन्यूटी नजर नहीं आई। तो ये जो एक स्कैटर्ड एफर्ट्स हैं, बिल्कुल ये हमारे पूरे कॉज को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती हैं। और मैं आपके सवाल का मेरे पास तो ये जवाब है आपके कि देखें, कश्मीर पे यकजहती हम कैसे दिखाएंगे जब हमारे जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं, बड़ी बड़ी जमातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी आवाजें हैं, हुकूमत में रह चुके हैं, अभी भी हुकूमत में है, हर तरह के लोग हमारे पास मौजूद हैं, इनमें खुद यकजहती नहीं है। मतलब आज बहुत अफसोस की बात है कि रैलीज हमने हर जगह होती हुई देखी, हुकूमती सतह पर भी, ऑपोजिशन, पीडीएम की रैली, नॉन पीडीएम ऑपोजिशन की रैली, हर तरह की हमने रैलीज देखी हैं, लेकिन इनमें यकजहती कहाँ है। और इसमें हमने जो कुछ देखा है अभी सो फार, हमारी अपनी हिकमत अमली पे भी अगर हम बात कर लें, दूसरे के ऊपर हम तनकीद जरूर कर रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने ये नहीं किया, या जो पीटीएम की तरफ से तकरीर हुई उन्होंने कश्मीर का सौदा वगैरह वगैरह, मतलब बहुत ही अजीब सी बेमायनी किस्म की बातें और गुफ्तगू। मुझे बताएं, मुझे लगता है ये तो कंस्ट्रक्टिव होने की जगह हम डिस्ट्रक्टिव नहीं हो रहे हैं। मतलब ये तो हम कॉज को आगे बढ़ाने की जगह मुझे लगता है हम पीछे लेकर जा रहे हैं। अगर हमारे अपने अंदर यकजहती नहीं है तो हम कश्मीर के साथ क्या यकजहती दिखाएंगे। एक तो डोमेस्टिक लेवल पर ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सियासतदान इसमें किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मुजाहिरा करते हुए नजर नहीं आते। अच्छा, इंटरनेशनल फ्रंट पर ये जो स्कैटर्ड एफर्ट्स हैं, तमाम शुरका ने इस पे ऑलरेडी बात की है, मैं तमाम से 100% मुत्तफिक हूँ। इतनी स्कैटर्ड एफर्ट्स, कंटिन्यूटी की एब्सेंशिया, ये तमाम चीजें हमारे लिए बहुत डैमेजिंग है। एक बात का जो मैं इजाफा करना चाहती हूँ वो ये है कि अभी आप भारत में हालात देखें, फार्मर्स का प्रोटेस्ट उनके यहाँ गर्दन में आके अटक गया है। इंटरनेशनल पूरी कम्युनिटी इज़हार यकजहती कर रही है वहां के किसानों के साथ, और मोदी हर लेवल पर एक्सपोज होता जा रहा है। मतलब वो आपका काम उल्टा आसान कर रहा है, आपके लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। वो कह रहा है आओ, मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं नेस्त तो नाबूद होने के लिए तैयार हूं और मेरा ऑलरेडी हाल बहुत खराब है, और हम कह रहे हैं नहीं जी अभी आप होल्ड करें, अभी हम थोड़ा अपने आप में मिल लें, फिर हम आपकी तरफ जरा रुख करेंगे। यही तो टाइम है। मतलब ये कहते हैं ना कि स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, हथौड़ी तब मारे जब लोहा गर्म है। अभी लोहा गर्म है, इनको चाहिए ये लोग कुछ करें। तो इस पे सबसे पहले तो इन तमाम की यूनिफिकेशन, इनका मुत्तफिक होना बहुत जरूरी है। और लास्टली सिर्फ एक और इजाफी बात ये करना चाहती हूँ, मुझे बहुत अफसोस ये होता है कि हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग हमारे मुल्क में जो मीडिया है, खास तौर पर जो हमारा ब्रॉडकास्ट मीडिया है, वो आप देखें बिल्कुल डिसमिल है ही नहीं, ना होने के बराबर है। कोई इंग्लिश चैनल लॉन्च होता है वो बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपने नुकसानात या अपना खुद का जो खर्चा है वो नहीं उठा पाता, अल्टीमेटली उसको बंद होना पड़ता है। आपने कभी भारत का इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया देखा है? आप तमाम के नामों जबान पर हैं और उनके जो हाउस होल्ड नेम्स बन चुके हैं, उनके एंकर्स, उनका इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया। हमारे पास क्या काउंटर स्ट्रेटजी है? ये बहुत बड़ा हमारा एक ड्रॉबैक है, हमारे पास एक कमी है, एक खला है जिसको हमने तमाम ने मिलकर पूरा करना है, पुर करना है। मुझे लगता है इस तरफ बहुत कम ध्यान है हमारे पॉलिसी मेकर्स का। ठीक है बुखारी साहब, तमाम तर गुफ्तगू आपने भी मुलाहिजा की। इस वक्त जब हम मसला कश्मीर के हल की बात कर रहे हैं तो कुछ हालात पहले से मुख्तलिफ इस तरह से हैं कि भारत में जो पहले से मोदी के अगेंस्ट तहरीकें चल रही थी उनमें अब शिद्दत आ गई है, अब ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं, दुनिया भर में किसानों का एहतजाज भी जारी है। दूसरी जानिब अमेरिका में जो बाइडन आ चुके हैं, क्या डायनामिक्स में आप कोई तब्दीली देखते हैं और जो हमने केस को प्रेजेंट करना है उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? जी सलमा, आपने सबसे अहम तब्दीली को मेंशन ही नहीं किया, और वो जो इंडिया ने किया, स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया, बुनियादी तौर पे तो तब्दीली वो है बड़ी। और उसके तनाजुर में हमें क्या पॉलिसी बनानी चाहिए थी उस पर हमने गौर नहीं किया।
ये बेहतरीन बात अभी हो रही थी, सब दोस्तों ने बहुत अच्छी बात की। मैंने भी बचपन से लेकर अब तक जो पढ़ा है अपनी निसाबी किताबों में वो ये है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह की चीजें हम अपने कौम को पढ़ाते रहे हैं और कौम इस पे यकीन भी रखती है। लेकिन क्या वजह है कि आज एक दिन पूरे साल में हम मनाते हैं और कई दहाइयों से मना रहे हैं, उस पे पूरी कौम एक जगह पे इकट्ठी नहीं हो सकती। ये हो सकता था इस्लामाबाद में आज एक जॉइंट रैली होती अपोजिशन की और गवर्नमेंट के लोगों की, अगर लीडर ना भी आते तो कम से कम उनके एक्टिविस्ट आते। एक तो हमने देखा कि जो एक सफ़े पे हैं कश्मीर के हवाले से, वो हम किताबों में तो सफ़ों पे हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। दूसरा, जब कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया गया, आप ही के प्रोग्राम में पहले इसको बड़ी दफ़े डिस्कस किया गया है कि उसके बाद से स्पेशल एफर्ट्स होनी चाहिए थी। और ये इस तरह नहीं होता कभी भी कि आपको महीने में एक दफे झंझोड़ा जाए, मीडिया झंझोड़े या किसी इंसिडेंट के नतीजे में आप अपने ख्वाब की दहशत से उठाएं और उसके बाद कोई एक आध बयान दाग दें, कोई एक आध ट्रिप कर लें। इस तरह नहीं होता। ये डिप्लोमेसी एक मुसलसल अमल का नाम है। जब से कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया, उसके बाद हमें एक मुसलसल डिप्लोमेटिक प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। आज भी आप उठा के देख लीजिए, महीने में आपको एक आध स्टेटमेंट नजर आएगा, कोई एक आध प्रेशर नजर आ जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। बात यह है कि मेरा ख्याल है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं और हमारे जो फॉरेन पॉलिसी के जो फॉर्मुलेट करते हैं, इन सब की स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है कि हाउ टू फाइट अ वार थ्रू प्रोपेगेंडा, क्योंकि हम उसमें वाकई में बहुत पीछे जा रहे हैं। हम अभी किसानों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक चैनल पे किसानों के प्रोटेस्ट की बात हो रही है, लेकिन बाहर के चैनल पे आज इतना बड़ा दिन है इसकी बात नहीं हो रही। और मोना ने बड़ा राइटली कहा कि एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल की अशद ज़रूरत है जो कि स्टेट रन ना हो, क्योंकि स्टेट रन चैनल की पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं बन सकी, अगर से इन्होंने चलाने की भी कोशिश की। और मैं चूंकि एक इंग्लिश चैनल का हिस्सा रहा हूं, जियो इंग्लिश का, बदकिस्मती से उसको लॉन्च नहीं किया गया। अगर आज 2-3 चैनल हमारे पास इंग्लिश होते तो यकीनन हमारी जो है इंटरनेशनल लेवल पे हमारी सिचुएशन डिफरेंट होती। ठीक है, यानी आपकी नजर में एक ऐसा चैनल होना चाहिए। जी फरमाइए नासिर बेग चुगताई साहब। LOC के उस पार श्रीनगर में और पुलवामा में, लोलाब में, रफ़ाई कदा में, इन इलाकों में आज मनाया जा रहा है यौम यकजहती, और बड़ा शुक्रगुजार है वहाँ वो हम लोगों के कि हमने ये मनाया। लेकिन हम उनको क्या पैगाम दे रहे हैं, मैंने फिर बात की थी। आप चारों दोस्तों ने हमारे बहुत टू द पॉइंट बात की, बहुत जबरदस्त बात की, अच्छे प्रपोजल आए। इन प्रपोजल को अमल कौन करेगा? मैं बताऊं, मैं श्रीनगर में था, फजर का वक्त था और अजान से पहले मुझे बुखारी साहब, वहाँ अजान से पहले एक रिवायत है कि कोई न कोई शेर अल्लामा इकबाल का जो फैसला पढ़ा जाता है, वो एक नात का शेर में सुनाऊं। और आज भी सूरत हाल यही है कि वो शेर था, मुझे याद आ रहा है कि हर रोज नया कत्ल, नया खून, नई लाश है हशर बापा शहर में, शाफा है नशर। इससे वो अपनी अजान का आगाज करते हैं और आमतौर से इख्तिताम जो रफ़ी कदा में होता है वो इससे होता है कि खेती के कोने खुदों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सींचो अच्छों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो। वहाँ पे ये सूरत हाल है और हम एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं बैठे यहाँ। सही, नासिर बेग चुगताई साहब, शायद ये अशारी हमें झंझोड़ सकते हैं। जुनैरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? हाँ जी, आई जस्ट वांटेड टू से कि हमारे फॉरेन ऑफिस का जब तक कोई फैक्ट चेकिंग एलिमेंट या कोई डेस्क या कोई पोर्टल नहीं कायम होगा, कोई उनकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनेगा, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। बिकॉज वी ऑल नो कितनी पॉलिटिकली मोटिवेटेड पोस्टिंग्स होती हैं। कोई पार्टी आती है, उसके एक सेट स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, वो किन मुल्कों में उनको पोस्ट करते हैं, उनके अपने एजेंडाज होते हैं। मुल्क के इंटरेस्ट में यही है कि प्लीज़ मेरिट पे सबकी परफॉर्मेंस चेक करें। कोई 3 साल कहीं रहा है, उसने वहाँ क्या अचीव किया है, हमारे नेशनल नैरेटिव को कितना फैलाया है, क्या अचीव किया उसने। जब तक ये नहीं होगा हम इस पे बात ही करते रहेंगे, ये काफ़ी नहीं होगा।
ठीक है, सिर्फ बातचीत नहीं करते रहना बल्कि अकाउंटेबिलिटी को भी ऐड करना चाहिए। और हमारे तमाम शुरा ने यह भी कहा कि हमें जब से स्पेशल स्टेटस हुआ उसके बाद से हमें कोई खास एफर्ट्स करनी चाहिए थी, जो हमने नहीं की, और इंग्लिश चैनल को लाने की भी ज़रूरत है ताकि दुनिया के सामने इस केस को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। एक ब्रेक पर जाते हैं, वापस आकर दीगर मामलात पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया है। साथ ही कुछ दीगर अहम ऐलानात भी किए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने इत्तेहाद के बिहाफ पे क्या कहा, आपको सुनवाते हैं, उसके बाद सवाल की जानिब आएंगे। इजलास ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 26 मार्च को पूर्व से लॉन्ग मार्च के काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे इंशाअल्लाह। पीडीएम ने ये फैसला किया है कि सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे, उसके लिए मुश्तरका हिकमत अमली होगी और आपस में हम मुकाबला नहीं करेंगे, हमारे कैंडिडेट्स मुश्तरका होंगे। सवाल हमारा ये है कि पीडीएम का सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने और 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करने का ऐलान, क्या ये हिकमत अमली हुकूमत के खिलाफ कारगर साबित होगी? जनरल साहब, जहां तक सेनेट इलेक्शन का ताल्लुक है, ये तो इफेक्टिव हो सकती है क्योंकि उसमें इनके वोट मुत्तहिद रहेंगे और आपस में वोट तकसीम नहीं होंगे। लेकिन जहां तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, देखिए लॉन्ग मार्च हो या धरने हो, इनसे हुकूमतें नहीं जाती। इनका मिशन क्या है? अगर ये इन्होंने अपने लिए फिक्स रखा था कि हमने हुकूमत को गिरानी है, हुकूमत को चलता करना है, तो फिर ये तो कोई ऐसी कामयाबी की जमानत नहीं है। बहुत सारी इन्होंने बातें की, कभी इस्तीफों का किस्सा किया कहीं, लेकिन बिल आखिर वो चीजें कारगर साबित नहीं हुई। और जो कारगर साबित हो सकती थी चीज, वो थी अदम एतमाद, जिसका कि अगर कोशिशें मिलके करते तो हो सकता है, बड़ी थिन मेजॉरिटी है गवर्नमेंट के पास, बाज जमातें इनसे मिल जाती तो मसला हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता था। जहां तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, ये एक इंतजामी मसला है। हुकूमत इसके तहत अगर इसके बारे में कोई हिकमत अमली अच्छी वादा कर ले तो काफिलों को रस्तों में भी रोका जा सकता है, उनको मुंतशिर भी किया जा सकता है, इस्लामाबाद पहुंचने से रोका जा सकता है, या अगर पहुंचे तो तादाद अगर बड़ी मुख्तसर हो, थोड़ी हो, तो उसका वैसे भी कोई इंतजामी मसला नहीं होगा। तो करने को हुकूमत लॉन्ग मार्च को तो डील करने के लिए बिल्कुल एक मुख्तलिफ कार्रवाई रख सकती है और उसका मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन अदम इत्तमाद को ये छोड़ गए हैं और अब मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहा। ठीक है नासिर बेग चुगताई साहब, मौलाना साहब ने जहां पर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, वहीं उन्होंने कुछ और भी धमकियां दी। वो कहते हैं कि 10 फरवरी को सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज होगा, उसमें भी शामिल होंगे। इसके अलावा सेनेट की या कौमी असम्बली की कार्रवाई में कोऑपरेट भी नहीं करेंगे। तो किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? पार्लियामेंट को तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने ही गैर फाल बना दिया है और उसको गैर फाल बनाने में हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ। पार्लियामेंट हुकूमत चलाती है, इतनी बड़ी पार्लियामेंट हुकूमत चलाती है, अपोजिशन नहीं चलाती। और हुकूमत कभी कोरम पॉइंट आउट नहीं करती। पार्लियामेंट की तारीख में पहली बार कल देखा गया कि फवाद चौधरी ने बच्चों की तरह खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, वो फुटेज आपके पास है रखी हुई है। अजीब व गरीब हौसला अंदाज में उनका चेहरा कैमरे के सामने आया और उन्होंने कहा मैंने इस तरह इसलिए कोरम पॉइंट आउट किया ताकि मालूम हो जब तकरीर रुकती है तो कैसा महसूस होता है। इंतहाई गलत बात। पार्लियामेंट से उसकी हुकूमत का जाना इंतहाई गलत बात थी। हुकूमत की शदीद कमजोरी नजर आ रही है, आसाद फिक्री नजर आ रही है मुझे इसके अंदर। अगर लॉन्ग मार्च से जहाँ ताल्लुक है, बिल्कुल आई एग्री जैन साहब, काउंट करिए कितने लोग आए, कितने थे वो, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अगर ये 10,000 जामिया के हिसाब से लेके आए शायद बात बन जाए। और अगर बीच मुंतशिर किया गया इनको इस बड़ी तादाद को, तो ये बड़ी तादाद गलियों में, खूतों में एक नया रंग दिखा सकती है। अगर ये मतलब
सूरत हाल बनती है। मुश्तरका इंतखाब लड़ने की मेरे जो तला है वो ये है कि मैंने तो बता दिया आपको धरना होगा, तो धरने की बात भी हो रही है। मुश्तरका इंतखाब लड़ने की पेशकश जो है वो सेनेट के अंदर भी है, ज़िमनी इंतखाबात में भी है, और आने वाले आम इंतखाबात में बात हो रही है। तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि अगर अदम एतमाद की तरफ नहीं जा रहे हैं तो फिर आम इंतखाबात की तैयारियां करें उसके लिए। और मुझे लगता भी यही है, ये तकरीरें हो रही है, जिस तरह बातें हो रही हैं तो सब आम इंतखाबात के लिए हो रही है। और मेरा ख्याल है जरदारी साहब भी यही चाहते हैं कि मामला आम इंतखाबात है। देखिए मार्च के बाद अप्रैल आ रहा है, अप्रैल में रमजान है, रमजान में धरना कैसे हो जाएगा। तो बहुत सी चीजें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे और आम इंतखाबात तक हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो सामने आ जाए। ठीक है बुखारी साहब, जिस तरह से अभी मामलात आगे बढ़ रहे हैं, आपने भी देखा जो ऐलानात हुए उसमें हमें नजर आता है कि जो दो बड़ी पार्टीज बैठी हैं पीडीएम में, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो पहले हुकूमतें बना चुकी हैं मुल्क में, क्या उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है? क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चल रही हैं अभी, क्योंकि दोनों की हिकमत अमली एक दूसरे से मुख्तलिफ है, दोनों एक दूसरे के साथ इत्तेफाक नहीं करती अमली तौर पर? जी देखिए, पहले ही आपके प्रोग्राम में एक दफ़े कहा जा चुका है और मेरा ख्याल है नासिर भाई और जनरल साहब भी मुत्तफिक होंगे कि ये एक अनोखा इत्तेहाद है पाकिस्तानी तारीख का, जिसमें मुख्तलिफ़ ख्याल पार्टियां जो हैं वो शामिल हैं। और ये बात भी पहले डिस्कस की थी कि जब लाहौर में मीटिंग हुई थी तो उसमें आसिफ जरदारी साहब ने परसुएड किया था मियां नवाज शरीफ को कि ये जो आप इस्तीफ़ों की बात करते हैं ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है, हमें जो ज़्यादा बेहतर रास्ते हैं और आइनी रास्ते हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। हालांकि इस्तीफ़ा भी एक आइनी रास्ता ही है, लेकिन इफेक्टिव शायद ना होता, चूँकि अगर वो उस पर अमल पैरा हो जाते तो आज जो ये बिल के सेनेट के इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं ये ना कर पाते। तो उसमें उन्होंने परसुएड कर लिया। देखिए ये इनकी जो स्ट्रेटजी है ये बदलती भी रहती है और उस पर डिस्कशन भी होती है। मेरा ख्याल है कि इस्तीफों का ऑप्शन और नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन अभी तक उनकी पॉकेट में है। हाँ जी, जो उन्होंने एक तीर चलाया है वो ये है कि मुश्तरका तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे, जिसका मतलब मुझे ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि अगर ये कामयाब रहे और उस तरीके से, और अगर इनके साथी डिफेक्ट ना किए तो पार्लियामेंट में अपोजिशन की मेजॉरिटी, आई मीन सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी बरकरार रहेगी, मुझे ये लगता है। उसके बाद देखिए लॉन्ग मार्च की जहाँ तक बात है तो माजी में पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे लॉन्ग मार्च जो मेरे ख्याल में किया जाता है वो कुछ पावरफुल क्वार्टर्स को मैसेज कन्वे करने के लिए किया जाता है। अगर आप 92 में देखें तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने लॉन्ग मार्च किया और उसके जवाब में अभी वो रावलपिंडी पहुंची ही थी, इस्लामाबाद के संगम पे थी जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई, यानी उनको लॉन्ग मार्च पूरा भी नहीं हुआ था और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई। दूसरा मैं आपको जो जस्टिस मार्च नवाज शरीफ साहब ने लाहौर से इस्लामाबाद का शुरू किया था वो गुजरांवाला पहुंचे जहां पे उन्हें रुकवा लिया गया और उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ऐलान किया कि जी चौधरी इफ्तिखार जो है वो बहाल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे। तो यकीनन लॉन्ग मार्चेस ने आउटकम तो लिए। अभी आप देखिए जो इन्होंने अनाउंस किया है उसका साइज क्या होता है और फिर वो डिमांड्स क्या पेश करते हैं। बेसिकली तो इसका मकसद सिर्फ प्रेशर माउंट करना है और अगला जो स्टेप होगा मेरा ख्याल है, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, वो नो कॉन्फिडेंस और इस्तीफों की ऑप्शंस बाद में अप्लाई कर सकते हैं। ये और तो कह चुके हैं कि बाद में वो ये ऑप्शंस भी अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है और इसलिए अपोजिशन की तरकश में अभी काफी तीर बाकी हैं, लेकिन अभी तक जो खेली है वो मेरा ख्याल है समझदारी से खेली है, एक हट धर्मी से वापस आए हैं और एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी जो है उन्होंने अडॉप्ट की है। ठीक है ज़ुनैरा, अभी तक अपोजिशन ने सारे कार्ड्स प्ले नहीं किए, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल सामने आई उसमें एहतजाज बराए एहतजाज की बात हो रही है, मुज़ाकरात का ऑप्शन कहीं नजर नहीं आता। क्या गवर्नमेंट को इससे फर्क पड़ता है? सलमा, अगर इतने ही इन्होंने कोई वेल थॉट आउट प्लान बनाया होता, कोई स्ट्रैटेजी वाकई इनके जहन में होती, ये ख़ुद कन्विंस्ड होते कि उनके पास ऐसा कोई, कल भी मैंने कहा था, कोई कोर एलिमेंट, कोई कोर नैरेटिव ऐसा है जिसको बीट नहीं किया जा सकता और गवर्नमेंट उसके आगे खड़ी नहीं हो सकती, तो अभी तक ये बहुत बेसब्रे लोग हैं, हुकूमत के लिए 2 दिन इंतज़ार नहीं करते, ये वो सारे कार्ड्स खेल चुके होते। बट प्रॉब्लम ही यही है कि एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ मैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो
आज धमकियां लगा रहे थे और जिनका हमने पावर शो देखा कि अपने स्टूडेंट्स को ला के उन्होंने इस्लामाबाद में क्या क्या किया है, क्या इन्होंने एक दफ़ा भी ये कश्मीर के लिए किया? जबकि ये कश्मीर कमेटी का सारा बजट खाते रहे हैं, सारा नैरेटिव इनके हाथ में था किस तरह बिल्ड करना है। ये सिंसियर लोग नहीं हैं, ये सीरियस लोग नहीं हैं, ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते। इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इनकी अपनी ओलिगार्कीज़ हैं, डायनेस्टीज़ हैं, अपनी अपनी औलादों की फ़िक्र है इनको। ये किससे सिंसियर होंगे? तो ये जो PDM है, आई कंसिडर इट अ पेंडोरा बॉक्स। ये अलहदा बात है कि इनके पास कोई स्ट्रैटेजी हो या ना हो, गवर्नमेंट इनको पूरा मौका दे रही है हर तरह का नैरेटिव अपनाने का, हर तरह का धरना करने का। गवर्नमेंट की बेवकूफ़ियाँ अपनी जगह, अगर ये सीरियस होते, ये सारे इतने सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, अभी तक गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी होती। सो बेसिकली आई थिंक किसी क्वार्टर को कोई मैसेज देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके पास ना ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, ना ऐसे मनूवर्स हैं, बिकॉज पीपल्स पार्टी सीरियस नहीं है कि गवर्नमेंट चेंज हो। और बिलावल भुट्टो के अपने वर्ड्स हैं कि हमारे जहनों में मोहतरमा ने ड्रिल किया था कि कभी भी पार्लियामेंट का फ्लोर नहीं छोड़ना। तो अगर समझदारी से देखा जाए तो ये सिर्फ इंस्टेबिलिटी को कंटिन्यू रखने का एक बहाना है। अदरवाइज सीट एडजस्टमेंट कर लें या जो मर्जी कर लें, पावर शेयरिंग कर लें सेनेट में, नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ नथिंग। ठीक है, मोना आपकी तरफ आती हूँ। बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बुखारी साहब। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर दूसरी तरफ भी कोई बड़ा हुकूमत, यानी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, कोई बड़े वेल सेटल्ड रैंक्स की पार्टी होती तो हम सोचते, या नैरेटिव कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता और नैरेटिव पे काम भी हो रहा होता, तो हम सोचते कि नहीं, उसको हिलाया नहीं जा सकता। बदकिस्मती से PTI भी जो है वो सोल्जर ऑफ फॉर्चून्स का एक मुरब्बा है और वो कब कहाँ कौन खिसक जाए उसकी भी गारंटी कोई नहीं है। ठीक है मोना, अभी तक ऑपोजिशन ने कोई भी टारगेट अचीव नहीं किया। जी जनरल साहब आप। मैं एक बात करूं, देखिए बात ये है, एक फर्क जरूर है और वो ये है कि जो बच्चे करप्शन, जाली कागजात और फ्रॉडुलेंट अपने अकाउंट्स और फेक अकाउंट्स वगैरह के माहौल में पले, ये उनकी फॉर्चून बनाने की जो कोशिश है वो लाजमन मैं समझता हूं वो काबिल तहसीन नहीं है। और जो हौच पौच भी गवर्नमेंट है, कम से कम उससे बेहतर है उस लिहाज से कि ये किसी के करप्ट बच्चों को तो नहीं आगे पाल के हमारे सामने ला रहे, किसी का कोई मेरिट तो नहीं मार रहे। यहाँ पे तो ये मुश्किल है कि पहले खुद खाया पिया मुनादों को लाके मैदान में डाल दिया है, तो वो लाजमन दुनिया देख रही है ये चीजें और इसी वजह से इनको बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिलती, इनके जलसे इसी तरह फेड आउट। ठीक, NBC शायद मुझे नहीं सुन पा रहे। अच्छा मोना, जिस तरह से अभी तक ऑपोजिशन कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पा रही, तो क्या लैक ऑफ स्ट्रेटेजी समझें, क्या समझें हम इसको? देखें, लॉन्ग मार्च ये बात बिल्कुल है कि ऐसी बात नहीं है कि इफेक्टिव ना हो और हम अभी से कह लें कि ये इफेक्टिव नहीं होगा। माजी में अगर हम मिसालें जो बहुत ठीक प्रोमिनेंट तौर पर दी गई हैं, वो बिल्कुल सही बात है कि अगर वो मिसालें हम देख लें तो लॉन्ग मार्चेस इफेक्टिव रहे हैं और जो भी मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश लॉन्ग मार्चेस ने की है वो हुआ है। लेकिन बात यह है कि इनकी जो स्ट्रेटजी है, एक तो ये सेनेट का जो एक फैसला किया है कि मिलकर इंतखाब लड़ेंगे, ये फैसला हमने जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात थे वहां पर फिर क्यों नहीं देखा था? वहां इनको हर सेन आवाज ये कहती रही कि आप मिलकर अगर इलेक्शन लड़ें तो आप तमाम के जो वोट्स हैं वो एक जगह आ जाएंगे और इकट्ठा होकर आप बिल्कुल टफ टाइम दे पाएंगे PTI को भी और उनके इत्तेहादियों को भी। उस वक्त इनको ये बात समझ नहीं आई, बल्कि इसका दिफा किया जाता था कि नहीं, हम इसलिए नहीं लड़ रहे क्योंकि हम आइडियोलॉजिकली अलग जमाते हैं वगैरह वगैरह। अब ये वही काम दोबारा कर रहे हैं, तो अब इसका क्या फिर ग्राउंड बनता है? तो ये मतलब सेल्फ डिफाइंस वाली जो पॉलिसी है वो हमें नजर आती है। ये दुरुस्त फैसला है। यस, इट विल गिव द गवर्नमेंट अ टफ टाइम इफ दे कंटेस्ट द सेनेट इलेक्शंस टुगेदर। लेकिन ये बात है कि अगर ये उस वक्त कर लेते तो फिर इनका क्या जाता? उस वक्त इनको क्या ये आवाजें नहीं सुनाई दी गई? पहली तो ये बात। दूसरा, लॉन्ग मार्च की जो बात है उसकी इफेक्टिवनेस इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो रही है, हम माजी की मिसालों को इसलिए इस मौजूदा लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली से इक्वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि याद करें कि 31 जनवरी इन्होंने डेडलाइन दी थी हुकूमत को और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे PDM के हर तकरीबन रहनुमा ने, हर जमात में जिसका ताल्लुक PDM से है, कि अगर ये ना हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और बिल्कुल ऐसा मालूम होता था उनके अल्फाज पर, अगर हम चुनाव देखें, कि जैसे कोई कयामत बर्पा हो जाएगी अगर 31 जनवरी तक हुकूमत ने इस्तीफे नहीं दिए या वजीर आजम ने इस्तीफा नहीं दिया।
तो इस किस्म की तो कोई चीज हमें नजर नहीं आई। मतलब क्या इस पूरे हिकमत अमली में वो जोर या वो वजन, वो ताकत थी जो कि उस वक्त इनके अल्फाज से ये लोग गारंटी करते थे कि अगर नहीं दिया तो फिर आप देखिएगा क्या होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि 26 मार्च तो आज से 1.5 माह दूर है, तो 1.5 माह तक पहले हम इंतजार करेंगे। उस वक्त तक क्या करेंगे ये लोग? कुछ भी नहीं करेंगे। सेनेट इलेक्शंस की तैयारियां करेंगे, लेकिन उसमें हुकूमत को टफ टाइम ये लोग क्या सच दे पाएंगे या उनको थ्रेट किस तरह से कर पाएंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और जिन हलकों की बार बार बात हो रही है ना कि जिनको मैसेज देना है, उन हलकों से तो सच्ची बात है हम तमाम जानते हैं और ये जबान ज़द आम है कि ये तमाम जो रहनुमा पीडीएम के हैं वो उनसे राब्तों में हैं। और ये बात भी दुरुस्त है, जिसके पास कोई इत्तला है कि इन लोगों को पीडीएम के कुछ रहनुमाओं को न्यूट्रलाइज भी उन हल्कों ने कर लिया है। जैसे अब मौलाना साहब है और इनके पास अगले 1.5 माह के लिए कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं है। 1.5 माह अभी बाकी है, उसके बाद लॉन्ग मार्च क्या है ना 26 के बाद रमजान शुरू हो जाएंगे। रमजान में बाकायदा खुद ये बात कही गई है कि रमजान में कोई हिकमत अमली नहीं होगी, तमाम सियासी सरगर्मियों को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा से जान भरेंगे पूरी मुहिम में। तो आपका वो जो 31 जनवरी की डेडलाइन के बाद जो सख्त तरीन इकदाम का जो आपका एक फैसला था या जो आपकी ललकार थी, वो तो सिर्फ ललकार ही रह गई ना, इसलिए ललकार रह गई और हमें कुछ नजर नहीं आता उसका आउटकम। ठीक है मोना, आपका भी पॉइंट ऐड हो गया। यस और 2 नोस के बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से वापस आकर बात होगी पाकिस्तानियों पर बढ़ते हुए कर्जों की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हर शहरी पर कर्ज बढ़ते बढ़ते अब 2.25 लाख रुपए तक पहुंच गया है, यानी हर शहरी 1,75,000 रुपए का मकरूज है। पीटीआई हुकूमत के 2 सालों में हर शहरी पर कर्ज में तकरीबन 55,000 रुपए का इजाफा हुआ। हमारा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कर्जों के बोझ से कभी निकल पाएगा? एनबीसी। मेरा ख्याल है कि आने वाले 10, 15, 20 सालों में या हमारी जिंदगी में तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा। जिस तरह कर्जा बढ़ रहा है, जिस तरह उस पर इंटरेस्ट मार्कअप बढ़ रहा है और जिस तरह हम कर्जा ले रहे हैं, शौक से कर्ज ले रहे हैं, हम बोरियां भर के कर्ज ले रहे हैं और बोरियां भर के नोट ले रहे हैं हम स्टेट बैंक से। तो आपने बता दिया कितना कर्जा बढ़ा है, कितना कर्जा बढ़ने वाला है, कितना कर्जा पाइपलाइन में, ये सब आपके सामने। इसकी अदायगी में बहुत वक्त, अगर आज हम कर्जा लेना रोक दें, सारे कर्जे बंद कर दें, तब भी इसकी अदायगी में खासा वक्त लगेगा। लेकिन खुशखबरी ये है आपके लिए कि आपके 2 बहुत कम वक्त रह गया। बहुत माजरत कता कलामी के लिए शॉर्ट कमेंट लेना चाहूंगी सबका। मोना, येस और नो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मुत्तफिक हूँ। कर्जा ये तो बहुत बहुत दूर की बात है कि हम इस विशेष साइकिल से कभी भी निकल पाएंगे और हमारा जो रुपी डिवैल्यू हुआ है इससे हमारी परेशानियां मजीद बढ़ गई है। ठीक है जुनैरा। आई वुड से कि होपफुल रहें, कंसिस्टेंट अगर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी रहती है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इस पे आप फोकस करें तो वाई उम्मीद पर दुनिया कायम है। ठीक है बुखारी साहब। जब से होश संभाला है कर्जे देखे हैं और अभी तो कैलकुलेटर ही खत्म हो रहा है। अगर आप इनको कैलकुलेट करें 22 करोड़ अवाम पे, तो मेरा नहीं ख्याल के। ठीक है जन साहब। देखिए, जो आमदनी की एक शरह है उस तक अगर आप लें तो कर्जा 60% तक अगर हो तो फिर तो अदा हो सकता है। जो उससे बढ़ता है तो फिर मुश्किल हो जाती है और ये मेरा नहीं ख्याल कि हम अदा कर सकें, क्योंकि पार्लियामेंट को पूछना चाहिए। ख्याल में भी शायद हम अदा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जन साहब, आपका आ गया। बहुत माजूर चाहूंगी, वक्त बहुत कम था। तमाम शुरका ने अपनी आरा का इजहार दिया। इजाजत की दीजिए, अल्लाह हाफिज।